नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों, साथियों। उत्थान एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं कक्षा 12वीं के उन विद्यार्थियों के लिए जो 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में शामिल होने जा रहे हैं, उनके लिए दो प्री बोर्ड के संभावित पेपर सॉल्व करवाऊंगा। और सिर्फ उन दो प्रश्न पत्र या पेपर्स के प्रश्नों को यदि ढंग से कोई विद्यार्थी पढ़ लेता है, सीख लेता है, याद कर लेता है, समझ लेता है, तो मेरा ये दावा है जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट होगा उसके बाद वापस मैं आपसे मुखातिब होऊंगा पेपर सॉल्यूशन को लेकर के। और तब मैं ये बताऊंगा कि 56 नंबर के पेपर में से 50 नंबर से अधिक के सवाल मेरे इन दो प्री बोर्ड के संभावित प्रश्नों में से ही आएंगे। इसलिए मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूं कि आपको यदि 95 क्रॉस करना है तो इन दो प्री बोर्ड के पेपर्स को अवश्य हल कीजिएगा, गंभीरता से याद करके परीक्षा में शामिल होने के लिए जाइएगा और इनके मिलते जुलते प्रश्नों को अवश्य रट लीजिएगा। ठीक है मित्रों, तो शुरू करते हम प्री बोर्ड 2023 का प्रश्न पत्र जो मिशन मेरिट के इश्यू को लेकर बनाया गया है। उत्थान एजुकेशन और मैं माई सेल्फ MR चौधरी का ये टारगेट है कि हमारे बच्चे हैं 95 का 98 क्रॉस करेंगे, क्रैक करेंगे। लीजिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। निम्नांकित प्रश्नों में दिए गए विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्यारे मित्रों, नो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और उनका आपको उत्तर बड़ी सोच समझ कर देना है, क्योंकि मामूली मिस्टेक एक नंबर ले डूबती है। इसलिए गलती नहीं हो। यहाँ बड़े बड़े धुरंधर सिली मिस्टेक करते हैं, आपको नहीं करनी है क्योंकि आप मेरे विद्यार्थी हैं। पहला प्रश्न है, चालकता विशिष्ट चालकत्व की इकाई है। प्यारे मित्रों, चालकत्व की इकाई ओम इनवर्स होती है और चालकता की इकाई जिसे विशिष्ट चालकत्व कहते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। प्यारे मित्रों, यहां ध्यान देना, एक गुंजाइश यहां और बनती है। ऐसा पूछ ले कि चालकता की SI पद्धति में इकाई क्या होगी। चालकता की SI पद्धति में इकाई क्या होगी, तब आपका उत्तर होगा सीमन प्रति मीटर। एक की जगह दो सवाल हल हुए। लीजिए दूसरा प्रश्न। किसी अभिक्रिया का वेग नियतांक 7.239 इंटू 10 की पावर -4 प्रति सेकंड है। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। प्यारे मित्रों, वेग नियतांक K की कोटि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए होता है प्रति सेकंड। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए होता है लीटर प्रति मोल प्रति सेकंड। इस तरह से अन्य कोटियों के लिए होगा, लेकिन हमें केवल द्वितीय कोटि तक याद रखना है। और ध्यान दीजिए, यहाँ इस प्रश्न में चूंकि वेग नियतांक की इकाई है वो प्रति सेकंड है, इसलिए हमारा यहाँ आंसर होगा ब, यहाँ भी ब, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। लीजिए अगला सवाल। रेडियो एक्टिव विघटन की अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है। रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रिया प्रथम कोटि की होती है, यह हम जानते हैं, इसलिए हमारा यह आंसर है ब, एक कोटि की। एल्यूमिनियम का अयस्क है। प्यारे मित्रों ध्यान देना, हेमेटाइट लोहे का अयस्क है, सिडेराइट लोहे का अयस्क है, क्यूपराइट कॉपर का अयस्क है, शेष बचा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, चूकेंगे नहीं। लीजिए अगला सवाल। XeOF4 जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड की ज्यामिति निम्न में से कौन सी है। प्यारे मित्रों, sp3d2 संकरण है और जिनॉन की संरचना आपके कैसी है उसको देख लीजिएगा। ऐसी संरचना है, यहां ऊपर की ओर एक लॉन पेयर है यहां पर, और बाकी ये एक वर्ग बन गया और वर्ग के ऊपर ये एक बन गया पिरामिड। अब ध्यान दीजिए, संकरण भी पूछा जा सकता है।
जीनोन के जितने यौगिक हैं उन सभी यौगिकों को गंभीरता से ध्यान देकर देखेंगे, उनकी संरचना देखेंगे और उनका संकरण अवश्य देखेंगे, याद करेंगे। इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। तो अब हमारा उत्तर है वर्ग पिरामिडी संरचना। अगला प्रश्न प्यारे मित्रों, ईडीटीए की घात -4 एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन 4- की समन्वय संख्या है। प्यारे मित्रों, ईडीटीए की घात यदि 4- है तो उसकी समन्वय संख्या 6 होती है, ठीक है। और घात 3- है तो ट्राई एसीटेट आयन होता है, तब इसकी संयोजकता या समन्वय संख्या है वो 5 हो जाती है। ध्यान देना, गंभीरता से ये मैटर बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न प्यारे मित्रों, सर्वाधिक अम्लीय फिनॉल कौन सा है? हमारे पास दो प्रकार के फिनॉल है, एक नाइट्रोफिनॉल है और एक क्लोरोफिनॉल है, ठीक है। हम लोग ये जानते हैं कि नाइट्रो समूह का -I प्रभाव क्लोरो के -I प्रभाव से अधिक प्रबल या प्रभावी होता है। यह हम अम्लों की अम्लीयता वाले उस पाठ में पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, तो यहां भी वो हमारे ज्ञान काम आ रहा है। इसलिए हमारा आंसर रहेगा प्यारे मित्रों पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल इनमें सर्वाधिक अम्लीय फिनॉल है। अगला प्रश्न लीजिए, ये रहा आपके सामने। कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु में निम्न संकरण होता है। प्यारे मित्रों, कार्बोनिल समूह का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है जहां 3 सिंगल बॉन्ड कार्बन से बंधे रहते हैं और एक बंध कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड पाई के रूप में होता है, इसलिए संकरण sp2 होगा। तो हमारा आंसर बनेगा ये वाला। प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन डाइसेकेराइड है? ध्यान दीजिएगा, डाइसेकेराइड याद करने का एक सूत्र है सुलेमा। सुक्रोस, लैक्टोस, माल्टोस, ये डाइसेकेराइड है 3 हमारे सिलेबस में 12th वाली एनसीईआरटी की बुक में। अब इस सुलेमा में कौन है? सुलेमा में हमारे पास है ले। तो लैक्टोस है वो गैलेक्टोस और ग्लूकोस का डाइसेकेराइड है, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुक्रोज के 2 घटक कौन से हैं, लैक्टोज के 2 घटक कौन से हैं और माल्टोज के 2 घटक कौन से हैं। इनको भी याद करते हुए परीक्षा कक्ष में जाना है। 9 प्रश्न 1-1 नंबर के कंप्लीट हुए, एमसीक्यू कंप्लीट। दूसरा प्रश्न आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, वो रहा ये, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 4 प्रश्न हैं, चारों 1-1 नंबर के हैं। उच्च दाब पर गैसीय अमोनिया का प्लेटिनम सतह पर वियोजन खाली जगह किस कोटि की अभिक्रिया है? प्यारे मित्रों, किसी भी गैस का यदि धातु या उत्प्रेरक की सतह पर ऊष्मीय वियोजन होता है तो वो सभी अभिक्रियाएं शून्य कोटि की होती है। तो यहां अभिक्रिया की कोटि क्या होगी प्यारे बच्चों? शून्य कोटि। 1 नंबर मिल गया। टॉलेन परीक्षण समूह की पहचान हेतु उपयोग में लाया जाता है, रिक्त स्थान भरिए। यहां कई बच्चे लिखेंगे कार्बोनिल, गलत हो गया। यहां हमें क्या लिखना है? एल्डिहाइड समूह की पहचान हेतु काम में लाया जाता है। तीसरा प्रश्न, क्लोरो एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल की तुलना में अधिक होता है। अम्ल है तो अम्लीय होगा, है ना, तो अधिक अम्लीय होता है। नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, यहां उदाहरण बदले भी जा सकते हैं। यह प्रश्न या तो इस रूप में या दूसरे रूप में आपके प्रश्न पत्र में 100% आएगा, गांठ बांधकर याद कर लेवे। थायराइड ग्रंथि द्वारा हार्मोन स्रावित होता है, 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं। थायरोक्सिन हार्मोन, आयोडीन युक्त नमक, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 10 सेकंड है, तो इसका वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। किसकी गणना करनी है? वेग स्थिरांक की। प्यारे मित्रों, आपको यह सूत्र लिखना पड़ेगा। सूत्र आधे नंबर का, यह सवाल 1 नंबर का है। तो अर्ध आयुकाल, ठीक है ना, तो सूत्र होता है T हाफ बराबर
ये बटे ये। अब दिया क्या है, अर्धायुकाल, ज्ञात क्या करना है, वेग स्थिरांक। तो फॉर्मूला आपका ऐसा बन जाएगा 0.693 बटे टी हाफ। मान रखेंगे किसका, टी आपका अर्धायुकाल का 10 सेकंड। उत्तर क्या बनेगा, 10 का इसमें भाग देंगे तो हमारे पास बनेगा 0.0693 प्रति सेकंड, या इसे लिखेंगे 6.93 इंटू 10 की घात, दशमलव मेरे मित्रों यहां से यहां आएगा, 2 स्थान बदलेगा तो -2 प्रति सेकंड। ये रहा आपका आंसर। इसे आपको लिखना है और आप प्राप्त करेंगे 1 नंबर। ध्यान देना, सूत्र लिखने का आधा नंबर है, सही उत्तर लिखने का पाव नंबर है, और इकाई लिखने का भी 1/4 या पाव नंबर है। लीजिए चलते हैं देख करके अगले प्रश्न की ओर। झाग पल्लवन विधि का नामांकित चित्र बनाइए। झाग पल्लवन विधि का जब ब्लूप्रिंट को डिस्कस किया था तो मैंने ये कहा था कि एक कौशल का, एक चित्र का प्रश्न आपके आएगा। किस पाठ में से, छठे पाठ में से, और एक आएगा 7वें पाठ में से। समझ रहे हैं, ये तत्वों के निष्कर्षण प्रक्रम और सिद्धांत वाले पाठ में से झाग पल्लवन विधि। आप मेहरबानी करके इस प्रकार का एक पात्र बनाएंगे और उसमें एक इस तरह से वायु प्रवाहित करने के लिए प्रचंड वेग वाली नली लगाएंगे, और यहां बीच में एक लगाएंगे मथनी, विलोडक, ठीक है। यहां लिखेंगे वायु, ये आपकी है मथनी, ठीक है। और इसमें क्या भरेंगे, इसमें भरेंगे उसका नाम। नामांकन के चित्र और नामांकन दोनों के नंबर हैं, तो नामांकन करने में कंजूसी नहीं रखें, या एक ही दिशा में नामांकन करेंगे हम। और यहाँ क्या डाला हमने, हमने यहाँ डाला है अयस्क, और साथ में लिया है जल, और साथ में लिया है तेल, और साथ में लिया हमने अवनमक, और साथ में लिया है पल्लवन कारक, ठीक है ना, स्थायी कारक। ये सारी चीजें यहां लिखना बेहद जरूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे विलोडक। फिर यहां कुछ अशुद्धियां रख देंगे, यहां लिखेंगे अशुद्धियां। प्यारे बच्चों, नामांकन आवश्यक है अच्छे से। और यहां बनाएंगे कुछ झाग नुमा संरचना, इस तरह से ये झाग नुमा हो गए। यहां लिखेंगे हम सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, कोष्टक में लिखेंगे झाग, यानी ये झागों के रूप में। फिर नीचे नाम लिखेंगे फैन पल्लवन या झाग पल्लवन विधि का ये नामांकित चित्र है। ऐसा लिख देंगे प्यारे मित्रों, तो आपके पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। बढ़े आगे, अगला प्रश्न, H3PO4 की संरचना बनाइए। ध्यान देना प्यारे बच्चों, H3PO4 या कोई सा भी फास्फोरिक अम्ल आए तो पहले आपको ये बनाना है, P और डबल बॉन्ड O, फास्फोरस लिखेंगे और एक ऑक्सीजन लिखकर फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध बना लेंगे। फिर आपके पास जितने ऑक्सीजन बचे हैं इस सूत्र में, उतने ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ सिंगल बॉन्ड द्वारा जोड़ देंगे। 3 बचे थे हमारे पास, क्योंकि एक तो यहां कर दिया। अब इनके साथ जितने हाइड्रोजन है वो जोड़ेंगे, तो 3 हाइड्रोजन बचे, 1 2 और ये 3। अब कोई सा अम्ल हो, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल या फॉस्फोरिक अम्ल है, माना कि इसकी जगह ये वाला दे दिया होता H3PO2, तो क्या करते प्यारे बच्चों, तो ऐसा करते, P डबल बॉन्ड O लिखते, फिर ऑक्सीजन कितना बचा उसको लिखते और उस ऑक्सीजन के साथ जोड़ देते H। अब हमारे पास शेष क्या बचा, केवल हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो हम इधर जोड़ देते हाइड्रोजन और इधर जोड़ देते हाइड्रोजन। खैर, यहां इतना सा काम हो गया, लेकिन यहां एक प्रश्न और गुंजाइश बनती है कि इन अम्लों की क्षारकता कितनी है। क्षारकता का मतलब है ये कितने प्रोटॉन त्याग सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान देने का, जितने OH
क्षारकता कितनी? जितने OH हैं, जितने OH बॉन्ड हैं या फास्फोरस के साथ OH जुड़े हुए हैं उतनी क्षारकता। तो इसकी क्षारकता कितनी हो गई? ये 1, ये 2 और ये 3। इसकी क्षारकता 3। इसकी क्षारकता कितनी होगी बोलेंगे आप कह देंगे 1, क्योंकि यहां ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन मात्र 1 है जो प्रोटॉन के रूप में निकल सकता है। चलिए आगे। H2S गैस है जबकि H2O द्रव है। अगला प्रश्न कारण वाला, छठे पाठ का, पी ब्लॉक का। प्यारे मित्रों, बहुत सहज भाषा में उत्तर लिखना है, क्योंकि H2O के अणुओं के मध्य अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण H2O अणुओं का आणविक संगुणन हो जाता है। आणविक संगुणन हो जाता है, अतः H2O द्रव होता है। एक बात निपटी, जबकि H2S के अणुओं के मध्य या H2S अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, इसलिए संगुणन नहीं होता, संगुणन एसोसिएशन नहीं होता। इसलिए यह परिणाम स्वरूप H2S गैस अवस्था में पाई जाती है या गैस होती है। कितना सरल जवाब है, बेहद सरल और सहज भाषा में आपको नंबर दिलेगा पूरे। अगला प्रश्न, निम्न समीकरण को पूर्ण कीजिए। बहुत सहज और सरल प्रश्न है। यहां लिखा हुआ ऐसे है, H2SO4 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के साथ मिश्रित किया जाता है, मिलाया जाता है SO3 के साथ में, तो क्या होता है? आप सब लोग जानते हैं, इन दोनों को जोड़ दो, H2S2O7, और आप इसको किस नाम से जानेंगे? ओलियम। बात पूरी होगी। H2SO4 निर्माण की जो क्रिया विधि है, प्यारे मित्रों, इस पाठ में 2 प्रश्न है। अमोनिया निर्माण की हेबर विधि और सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की सीसाकक संपर्क विधि। 2 विधियां हैं केवल, दोनों विधियों में से एक विधि को परीक्षा में आना है और उसके लिए आपको तैयार हो जाना है। ठीक है, या ये केवल समीकरण ही पूछा मैंने तो, लेकिन मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूं। सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की अनुकूल परिस्थितियां, सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण का प्रवाह आरेख चित्र, अमोनिया निर्माण की अनुकूल परिस्थितियां और अमोनिया निर्माण का प्रवाह आरेख चित्र, ये सवाल परीक्षा में है। अगला प्रश्न, राइमर टीमान अभिक्रिया लिखिए। प्यारे मित्रों, राइमर टीमान अभिक्रिया फिनॉल दर्शाता है। कौन दर्शाता है? फिनॉल। तो हम क्या लिखेंगे? मैं बोलूंगा और समीकरण लिख दूंगा। जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में करवाई जाती है तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है प्यारे मित्रों? सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इसे राइमर टीमान अभिक्रिया कहते हैं। अब मैं दूसरे वाली बात करता हूं। यदि फिनॉल की क्रिया, आपको यह भी याद है क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट ठहरे ना, KOH के साथ गर्म करते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है। यह भी राइमर टीमान अभिक्रिया है। यह भी क्या है? राइमर टीमान अभिक्रिया है। यह भी राइमर टीमान अभिक्रिया है। ठीक है मित्रों, ध्यान देना, ध्यान दे देना, ध्यान दे देना। इस तरह से आप क्या लिखेंगे? आप यहां पर भाषा लिखेंगे। ठीक है ना? क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे प्यारे बच्चों, जब
जब फिनॉल की क्रिया एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, अब आपकी मर्जी है कि आप क्लोरोफॉर्म लिखें या कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखें। के साथ कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म लिखेंगे तो बोलेंगे सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, और CCl4 लिखेंगे तो बोलेंगे सैलिसिलिक अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया को राइमर टीमान अभिक्रिया कहते हैं। चले अगला प्रश्न, डाई एथिल ईथर का IUPAC नाम लिखिए। डाई एथिल ईथर का IUPAC नाम लिखने के लिए प्यारे मित्रों, पहले आपको डाई एथिल ईथर का सूत्र लिखना पड़ेगा। ऐसा लिखें या फिर ऐसा लिखें, दोनों सही है। समझदार बच्चे नीचे वाला सूत्र लिखते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर वाले कोई पागल थोड़ी, वो भी समझदारी है। अब इसका नाम, ईथर का नाम एल्कोक्सी एल्केन होता है, छोटा होता है एल्कोक्सी, बड़ा होता है एल्केन। प्यारे मित्रों, सामान्य तौर पर ये नाम फिक्स रहता है CH3CH, CH2, CH2 और CH3, ठीक है ना। तो ऐसा पूछ लेते हैं तब इसका नाम होता है 1-मेथॉक्सी, या यहाँ CH3 कर देते हैं, ऐसा पूछ लेते हैं CH3O CH, CH3 CH3, ये वाला ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका लिखते हैं 2-मेथॉक्सी प्रोपेन। ये डाई एथिल ईथर का IUPAC नाम क्या है, मैं आपको वहाँ ले गया, इसका नाम है एथॉक्सी एथेन। अब यहाँ 1 नहीं है, नाम है एथॉक्सी एथेन, याद रह जाएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न, निम्न एल्कोहलों को एस्टरीकरण की क्रिया के प्रति उनकी बढ़ती क्रियाशीलता के क्रम में रखिए। रख देंगे प्यारे मित्रों। एस्टरीकरण की बढ़ती क्रिया विधि मैं आपको हिंट देता हूं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के क्रम में होती है। तो यहां पर प्राइमरी एल्कोहल कौन है, CH3 CH2 OH। प्रश्न क्या है, बढ़ती क्रियाशीलता के क्रम में रखिए, ठीक है ना। इसकी सर्वाधिक होती है, तो हम क्या लिखेंगे, बढ़ती क्रियाशीलता के क्रम में। ये घटती क्रियाशीलता है, बढ़ती क्रियाशीलता के क्रम में लिखेंगे बढ़ती क्रियाशीलता। ये 2 तरीके बता रहा हूं मैं आपको, बढ़ती और घटती का ध्यान देना है। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इस प्रश्न का उत्तर ये है, CH3 का होल थ्राइस, COH, CH3 का होल ट्वाइस, CHOH, और फिर CH3 CH2OH। आपको ये लिखना है, क्योंकि हमें क्या पूछा है, बढ़ती क्रियाशीलता के क्रम में पूछा है। किस क्रम में, बढ़ती क्रियाशीलता के क्रम में। यदि घटने वाले क्रम में पूछते तो इसको सबसे पहले लिखते, फिर सेकेंडरी लिखते, और फिर टर्सरी लिखते। प्यारे मित्रों, हमारा आंसर तो ये है, क्योंकि पूछा क्या है, बढ़ती। ध्यान देना, परीक्षा में घटती बढ़ती वाला सवाल आ जाए, आप इसको रट के चले जाएं, मेरी आत्मा को बड़ा दुख होगा। सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता परिकलित कीजिए। ठोस अवस्था का प्रश्न है, न्यूमेरिकल होना ही होना है, आना ही आना है। 3 प्रश्न है ये, सरल घनीय जालक, अंतः केंद्रित घनीय जालक, और एक फलक केंद्रित घनीय जालक। तीनों में से एक आपके आना है। अब आपका किस्मत क्या है, आप कौन सा याद करते हैं। लिखेंगे कैसे, पहले हम ये लिखेंगे कि सरल घनीय जालक में चित्रानुसार, ये चित्र मैंने आपके बना दिया, घन के प्रत्येक कोने पर अवयवी कण होता है। अवयवी कण लिखें, आपको गोला पसंद तो गोला लिख दें। उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, ओके। एक सरल घनीय एकक जालिका में, एक सरल घनीय एकक कोष्ठिका में कुल अवयवी
कण बराबर 1 होता है। अतः कुल अवयवी कणों का आयतन, कुल अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन कितना हो जाएगा? अवयवी कण का आयतन V बराबर एक गोला है तो 4/3 पाई r क्यूब। प्यारे मित्रों, यहां आप ये बात अच्छी तरह से जानते हो, गोले की त्रिज्या r है और ये घन की लंबाई भुजा है वो a है। सरल घनीय जालक की एकक कोष्ठिका की भुजा a है, अतः सरल घनीय जालक एकक कोष्ठिका का आयतन बराबर a क्यूब होगा। अब यहां ध्यान देंगे प्यारे मित्रों, चूंकि a बराबर है 2r, तो a क्यूब बराबर होगा 2r का क्यूब। ठीक है, या लिखेंगे 2 को 3 बार गुणा करेंगे 8, r को 3 बार गुणा करेंगे r क्यूब। अब प्यारे मित्रों लिखेंगे, चूंकि संकुलन क्षमता लिखा है तो क्षमता लिखेंगे, दक्षता लिखा है तो दक्षता लिखेंगे। संकुलन क्षमता बराबर है गोलों द्वारा घेरा गया आयतन बटे कुल आयतन। गोलों द्वारा घेरा गया आयतन बटे कुल आयतन। अब इसका मान रख देंगे 4/3 पाई r क्यूब बटे 8r क्यूब इंटू 100, यहां भी रखेंगे इंटू 100। इस मान को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 52.38 या इतना प्रतिशत। अतः सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता 52.4% होती है। ये लाइन आप नीचे लिख देंगे और ऐसा भी लिख सकते हैं, और रिक्तियों का आयतन या रिक्तियां 100 - 52.4 होती है। ठीक है, सिल्वर एक सीसीपी जालक बनाता है। इसकी एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई 408.6 pm है। सिल्वर के घनत्व की गणना करो। परमाणुविक द्रव्यमान 107.9 m है। ठीक है ना। अब प्यारे मित्रों, यह सूत्र क्या लगेगा? एकक कोष्ठिका के घनत्व का सूत्र है D बराबर ZM बटे Na क्यूब। अब ये सीसीपी जालक है तो हम ऐसा लिखेंगे हल करने के लिए, चूंकि सीसीपी जालक में प्रति एकक कोष्ठिका कुल अवयवी कण, जिसको Z से लिखते हैं, बराबर होते हैं 4। ठीक है ना। अब हमारा फॉर्मूला आएगा D बराबर Z कितना है गुणा M कितना है बटे आयतन कितना है और Na यानी एवोगैड्रो नंबर कितना है। तो हम यहां देखें, ये क्या है? ये लंबाई है, इसका 3 गुणा करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा। Na का मान हम जानते हैं और द्रव्यमान M हमारे को दे रखा है। अब ये रखूं मैं मान, तो 4 गुणा 107.9, ये जो M है प्यारे मित्रों, इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं? किलोग्राम प्रति मोल। ठीक है, इसको ग्राम प्रति मोल में लिखेंगे तो गुणा 10⁻³ कर देंगे, इसलिए 10⁻³ ग्राम प्रति मोल बट्टे a क्यूब 408.6। आप यहां लिख सकते हैं a बराबर 408.6 pm बराबर 408.6 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने गुणा 4, ये
10 की घात 3 गुणा Na। आप यहां लिख सकते हैं, आप जानते हैं Na बराबर है 6.022 गुणा 10 की घात इतना, इसको आप यहां रख देंगे 0.622 गुणा 10 की घात 23। अब आप इसको करेंगे हल, तो आपके पास जो मान आएगा वो तकरीबन आएगा 10.5 गुणा 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मोल। अब इससे आप घबराएंगे नहीं, आप इसको ग्राम में बदलेंगे तो आंसर आएगा 10.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है ना, किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर आएगा। इस किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो इतना आ जाएगा, 10 की घात 3 हट जाएगा। आपको डरना नहीं है, डिगना नहीं, विचलित नहीं होना है। माना कि आपने ये वाला आंसर लिख दिया, ख्याल ये रखना है कि ये आपको पता होना चाहिए। जो द्रव्यमान है यहां लिखा है m, इसका मतलब वो किलोग्राम प्रति मोल में है। ठीक है ना, और ग्राम प्रति मोल में लिखेंगे तो उसे ऐसा कर देंगे। ठीक है, उस विलयन की मोलरता ज्ञात करो जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर विलयन में घुला हुआ है। यदि यह 450 मिलीलीटर जल भी प्रिंट हो जाए, बाय द वे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न का जो भाव है वो 450 ml विलयन को पूछना है। पहले लिखेंगे सूत्र, किसका सूत्र? मोलरता ज्ञात करने का। मोलरता ज्ञात करने का सूत्र है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार कहो या मोलर द्रव्यमान कहो, गुणा 1000 बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में। अब रखेंगे मान, विलेय कौन है यहाँ? विलेय NaOH है, तो NaOH का भार 5 ग्राम है और NaOH का अणुभार MnAOH, ये अणुभार है वो होता है 40, ये Na23, ये 16 और ये 1। ठीक है, तो 5 ग्राम बटे 40 ग्राम इंटू 1000 बटे 450, 5 एकम 5, 5 अठे 40 हो गया, 450 से ये गया। अब ये भाग करेंगे 5 से, तो ये 10 बार और ये गया 9 बार, ये रहेगा 10 बटे 8 9 में 72। इसका इसमें भाग देंगे तो ये 5 बटे 36 आ जाएगा। अब भाग देना पड़ेगा तो 0.278 मोल प्रति लीटर, ये आपका उत्तर आ जाएगा मोलरता। ठीक है ना, इस तरह से आपको भी प्यारे मित्रों ये काटना है, लिखना है, हल करना है। इसके नंबर मिलते हैं। नंबर किस किस बात के मिलते हैं? एक इस सूत्र के मिलते हैं, एक इस इकाई के मिलते हैं, और इसके काटने के मिलते हैं, और एक इसके सही आंसर के मिलते हैं। यानी इस प्रश्न में यदि माना कि 2 नंबर का प्रश्न है तो ये आधा, ये आधा, ये आधा, ये आधा। ठीक है, कहीं गलती मेरे बच्चे नहीं करें। 400 तापक्रम पर किसी विलयन का परासरण दाब इतना वायुमंडल है तो विलयन की सांद्रता मोल प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। आर का मान दिया हुआ है एटमॉस्फेयर प्रति लीटर, एटमॉस्फेयर प्रति केल्विन प्रति मोल। ठीक है ना, अब इसको हमारे को करना है हल। तो प्यारे बच्चों सूत्र है पाई बराबर CRT। ठीक है ना, ज्ञात क्या करने है? सांद्रता। तो हम पहले लिखेंगे सूत्र पाई बराबर CRT। अब लिखेंगे दिया है पाई बराबर दिया है 0.0821 वायुमंडल को ATM लिखते हैं। आर बराबर दिया है 0.0821 ATM लीटर प्रति केल्विन प्रति मोल। ठीक है, टी बराबर दिया है 400 केल्विन। शेष क्या बचा? सी, तो हम लिख देंगे सी बराबर पाई बटे RT। अब सी बराबर मान रखें तो पाई का मान है 0.0821 इकाइयां रख दें, आर का मान है 0.0821 इकाइयां रख दें, और टी का मान है 400 केल्विन। ये इससे निरस्त हो जाएगा,
क्या बचा, C बराबर 1/400 बराबर सांद्रता की इकाई जो मोल प्रति लीटर है वो आ जाएगी। कर लेंगे आप, मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं। मोल प्रति लीटर। अगला प्रश्न M2 प्लस जलीय, कोई बात नहीं है, जल में विलयन में आयन प्रेजेंट है, जिसका परमाणु क्रमांक Z बराबर 27 है, के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। कोबाल्ट है 27 परमाणु क्रमांक वाला। कोबाल्ट का उदासीन अवस्था में मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d7 4s2। इस पर 2 धनावेश से प्यारे बच्चों, ये ध्यान देना, गलत नहीं कर ले। तो अब ये वाले इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन बचे 3d7 को हम बुक्स बनाकर लिखें तो हमें ज्ञात होता है कि यहाँ 1 2 3 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तब n बराबर 3 लिख लेंगे। अब ये फॉर्मूला लिखेंगे, सूत्र म्यू बराबर या द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकीय आघूर्ण बराबर n+2 बोर मैग्नेटॉन। अब मान रखेंगे इसका, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आएगा चुंबकीय आघूर्ण बराबर 3 + 2 बोर मैग्नेटॉन। हल करेंगे तसल्ली से तो 3 + 2 5 हो गया, हल करेंगे तसल्ली से 15 हो गया, और इसको हल करेंगे तो लगभग 3.383 बोर मैग्नेटॉन आपके आंसर आ जाएगा, जिसको आप लिख लेंगे। ओके, अब इसके स्थान पर कोबाल्ट है तो मैग्नीज हो सकता है, आयरन हो सकता है, स्कैंडियम टाइटेनियम कुछ भी पूछे आपके फर्क थोड़ी पड़ेगा। संक्रमण धातुओं के रंग और जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति का कारण लिखो। ये लो मित्रों, जटिल यौगिक बनाने की कारण 3 है। धातु आयन का छोटा आकार, देखो बोलता हूं वो लिखना है, धातु आयन का छोटा आकार, धातु आयन पर उच्च नाभिकीय आवेश और रिक्त कक्षकों की उपलब्धता, जिससे वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन जिनको आसानी से ग्रहण करके जटिल या संकुल यौगिक बना सकते हैं, बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। संक्रमण धातुओं में रंग, प्यारे मित्रों यहां आंसर लिखेंगे, संक्रमण धातुओं में रिक्त डी कक्षक होते हैं। क्या होते हैं? रिक्त डी कक्षक होते हैं, जिसके कारण उनमें इलेक्ट्रॉनों में डी संक्रमण होता है, डी संक्रमण पाया जाता है। और इस डी संक्रमण के कारण, इस डी संक्रमण के कारण ये आयन और यौगिक रंग दर्शाते हैं। अलग आंसर है, ध्यान रखना, आए बगैर रहेगा नहीं परीक्षा में। एल्डोल संघनन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। प्यारे मित्रों, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वे एल्डिहाइड और कीटोन दुर्बल क्षार की उपस्थिति में आपस में जुड़कर एल्डोल अथवा कीटोल बनाते हैं। क्रिया लिखेंगे, टिप्पणी में बोल गया, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एल्डोल देते हैं, दुर्बल क्षार की प्रेजेंस में देते हैं, हमने एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं। यह हमने लिख दिया CH3CHO, और ये मैं लिख दूं फिर एक एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। ये दुर्बल क्षार माना कि बेरियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया, आप अपनी मर्जी का कोई सा भी लिखें, नाम याद नहीं रहता, क्षार लिख दें। अब ये वाला अल्फा हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से CH3CH ये हो गया OH, ठीक है, और ये CH2 अब इस कार्बन से जुड़ेगा, तो मैं लिख दूं CH2 और आगे रह जाएगा CHO ये वाला। अब यहाँ एल्डिहाइड है इसलिए नाम है एल्ड, और ये OH है जिसका अनुलग्न होता ऑल, इसलिए इसको बोलते हैं एल्डोल। ठीक है ना, दोनों समान अणु आपस में संघनित होते हैं तो इसको बोलते हैं सम एल्डोल संघनन। क्या बोलते हैं? सम एल्डोल संघनन। यदि दो अलग अलग एल्डिहाइड या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन आपस में संघनन की क्रिया करे तो उसे बोलते हैं मिश्रित या क्रॉस एल्डोल संघनन। फॉर एग्जाम्पल, जब क्रॉस एल्डोल संघनन होता है तो गुंजाइश बनती है एक से अधिक एल्डोल उत्पाद बनने की। ये CH3 CO CH3 और यहां मैं ये ले लूं
ये वाला एल्डिहाइड। क्रॉस एल्डोल समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। दुर्बल या तनु क्षार की प्रेजेंस में ये CH3, ये COH, ये CH3 और ये यहां जुड़ेगा CH2CHO, ये OH और ये एल्डोल। ठीक है प्यारे मित्रों, यहां संभावित उत्पाद 4 बनते हैं। यहां क्रॉस एल्डोल संघनन में, विषम एल्डोल संघनन में 4 संभावित उत्पाद बनते हैं। क्लियर? वंस अगेन, वे कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, वो तनु क्षार या दुर्बल क्षार की प्रेजेंस में आपस में मिलकर एल्डोल या कीटोल बनाते हैं। इस क्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं, क्योंकि 2 अणु आपस में जुड़कर एक उत्पाद बना रहे हैं। ओके, अगला प्रश्न, हेल-वोलार्ड जेलिस्की अभिक्रिया क्या है? बहुत सरल है, ये कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया है। जिन कार्बोक्सिलिक अम्लों में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, वे लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हैलोजन, क्लोरीन अथवा ब्रोमीन से क्रिया करते हैं, तो उनके अल्फा हाइड्रोजन का हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? प्रतिस्थापन हो जाता है। इस क्रिया को या इसे हेल-वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया कहते हैं। परीक्षा में आने से कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। रिएक्शन लिख लेते हैं। यह हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है। जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा रहता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन है। अब इसकी क्रिया माना कि क्लोरीन के साथ करवाएं लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो ये एक हाइड्रोजन यहां से हटेगा CH2, और ये मैं लिख दूं यहां काला काला Cl, और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH और ये HCl। ये है हेल-वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। परीक्षा में आने की गुंजाइश कितनी है? 100% है, इससे ज्यादा नहीं है। ताप सुगढ़ और ताप दृढ़ बहुलकों की परिभाषा और उदाहरण दीजिए। ठीक है प्यारे मित्रों, ध्यान देना। ताप सुघट्टे, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक, और ताप सुदृढ़ या ताप दृढ़ है, ताप दृढ़ लिख लेते हैं, ताप दृढ़ है यहां पर। ताप दृढ़, ठीक है। अब इनका अर्थ बोल रहा हूं मैं, लिखूंगा केवल उदाहरण। ध्यान देना प्यारे बच्चों, ताप सुगट्टे बहुलक की नाम बोला है। किसकी? यह प्लास्टिक बहुलक है। वे बहुलक जिन्हें गर्म करने पर वो मुलायम या नरम पड़ जाते हैं, ठंडा करने पर कठोर या ठोस हो जाते हैं, और उन्हें बार बार गर्म कर सांचों में डालकर पुनः उपयोग में लिया जा सकता है, या पुनः उपयोग आने वाली वस्तुएं निर्मित की जा सकती है। ताप सुघट्टे बहुलक अथवा प्लास्टिक कहलाते हैं। उदाहरण दीजिए। अब मैं उदाहरण देता हूं आपके PVC, आपके मैं उदाहरण देता हूं पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन। अब इधर आ जाता हूं मैं। ताप दृढ़ प्लास्टिक या ताप दृढ़ बहुलक वे बहुलक जिन्हें गर्म करने पर वो नरम या मुलायम नहीं पड़ते हैं, अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो जलने लगते हैं, ये अत्यधिक कठोर और भंगुर होते हैं। इन्हें गर्म कर बार बार प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। उदाहरण बेकेलाइट, मेलेमीन और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ठीक है, ये ताप दृढ़ है, ये ताप सुघट्टे, याद कर लीजिएगा। रबर के वल्कनीकरण को समझाइए। समझाता हूं। प्राकृतिक रबड़ कम लचीला
कम दृढ़ होता है, उसमें प्रत्यास्थता का गुण कम होता है। इसलिए उन गुणों को या दोषों को दूर करने के लिए प्राकृतिक रबड़ को सल्फर यानी गंधक के साथ गर्म करते हैं, जिससे गंधक के परमाणु गंधक या सल्फर के परमाणु रबड़ के बहुलक श्रृंखलाओं के बीच त्रियक बंध बना लेते हैं, जिसके कारण उसके गुणों में गुणवत्ता में सुधार हो जाता है। प्रत्यास्थता बढ़ जाती है, चर्मलता बढ़ जाती है, कठोरता बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को, रबड़ को गंधक के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं। सुमेलित कीजिए, मैच कीजिए। छोटी क्लास जैसा प्रश्न आया है। अब आपको इसमें से दो नाम के याद हो, तीसरा मिल जाएगा। रेनिटिडीन ये प्रति अम्ल है। अब दो के नाम याद हो, वेरोनल प्रशांतक है, तीसरा अपने आप बच गया। एस्प्रिन पीड़ाहारी है। हृदय रोग से पीड़ित लोगों को ये दी जाती है एस्प्रिन, ठीक है ना। सिर दर्द का इलाज भी है, लेकिन एस्प्रिन का उपयोग करने से बचते हैं क्योंकि एसिडिटी पैदा करती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आप कम से कम प्रति अम्ल के और नार्कोटिक दवाइयों के नाम याद कर लें। खाद्य परिरक्षक क्या है, दो उदाहरण दीजिए। मैं बोलता हूं, उदाहरण आपको दो के बजाय तीन दे दूंगा। वे रसायन, क्या बोला मैं, वे रसायन, भले आप लिख दें पदार्थ, जो खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। सड़ने से बचाते हैं से मतलब नहीं, वे रसायन या रासायनिक यौगिक जो खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने में प्रयुक्त होते हैं, खाद्य परिरक्षक कहलाते हैं। एग्जाम्पल, सरल एग्जाम्पल कहें तो नमक, चीनी, सोडियम बेंजोएट, सार्बिक अम्ल, BHA, BTA वगैरह। अगला प्रश्न ये, सैकरीन की संरचना और रासायनिक नाम लिखिए। सैकरीन एक कृत्रिम मधुरक है और उसकी संरचना इस प्रकार की होती है। नाम ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड। क्या नाम है, ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड। आप उसे 2-सल्फोबेंजीमाइड भी लिख सकते हैं, लिख लेना चाहिए। ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड। आप ऑर्थो के स्थान पर 2-सल्फोबेंजीमाइड भी लिख सकते हैं। तो संरचना होगी, रासायनिक नाम हो गया। आगे बढ़े। फैराडे का विद्युत अपकड़न का द्वितीय नियम क्या है? बहुत सरल। फैराडे के विद्युत अपकड़न का प्रथम नियम और द्वितीय नियम, दो में से एक को आना है, दो में से एक को आना है। नियम की परिभाषा बोल देता हूं मैं। विभिन्न विद्युत अपघटी विलयनों में से समान मात्रा वाली धारा प्रवाहित की जाए तो कैथोड पर निक्षिप्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। कैथोड पर निक्षिप्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। यह फैराडे के विद्युत अपकड़न का द्वितीय नियम। अगला प्रश्न, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र बनाइए। यहां बोलना चाहिए नामांकित चित्र। तो आप ऐसे एक बीकर बनाएंगे, बीकर में आप एक कठोर कांच की नली बनाएंगे, ऐसा नीचे से जैसे हमारा बुक में दिया हुआ है, और यहां ब्लैक प्लेटिनम से कोटेड एक इस तरह का इलेक्ट्रोड बनाएंगे और ब्लैक पीटी से कोटेड। इसके चारों ओर एक कठोर कांच की नली बना लेंगे और इसमें पारा भर देंगे। ये आपके तार से जोड़ेंगे। यहां से आप हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे जिसका दाब 1 atm रखेंगे और इसे डुबोएंगे किसमें, HCl में। तो यहां लिखेंगे HCl एक्वस
और इसकी सांद्रता रखेंगे 1m, इसका टेम्परेचर रखेंगे 298 केल्विन। ये बन गया क्या? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये भी पूछा जा सकता है इसके मानक अपचयन विभव का मान कितना है, तो ESHE 0.0 वोल्ट होता है। बढ़े आगे। निम्न के IUPAC नाम लिखिए। नाम लिखते हैं, पहले धनायन का नाम लिखते हैं, फिर ऋणायन का नाम लिखते हैं। धनायन संकुल हो भले ही साधारण आयन हो। जब संकुल आयन का नाम लिखते हैं, भले ही संकुल आयन धन हो, भले ही संकुल ऋण आयन हो, तो पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, फिर धातु का नाम लिखते हैं। यदि संकुल आयन पर ऋणावेश हो तो धातु के नाम के अंत में 8 लगाते हैं, और संकुल आयन पर धनावेश हो तो धातु का सरल नाम लिखते हैं। उसके बाद धातु की ऑक्सीकरण अवस्था रोमन अंकों में छोटे कोष्टक में लिखते हैं। फिर ऋण आयन हो तो उसका नाम लिख देते हैं। सरल धनायन अथवा सरल ऋणायन की संख्या कभी नहीं लिखते हैं। आगे बढ़े। तो पहले का नाम होगा बेटा पोटेशियम, ट्राई पोटेशियम मत लिख लेना। उसके बाद घुसते हैं संकुल के अंदर, तो लिगेंड का नाम संख्या में 6 है, इसलिए हेक्सा साइनो, संकुल पर ऋणावेश है फेरेट, ऑक्सीकरण अवस्था 3। ठीक है ना, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट। आइए दूसरे वाले के लिए, पहले संकुल धनायन है फिर ऋणायन है, तो संकुल आयन का नाम लिखने के लिए पहले लिगेंड का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, या लिगेंड है H2O का होल 4 एक्वा और Br2 ब्रोमिडो। ए पहले आता है बी ए, तो नाम लिखेंगे टेट्रा एक्वा डाई ब्रोमिडो, डाई ब्रोमिडो। क्रोमियम, क्रोमेट नहीं लिखेंगे, थर्ड क्लोराइड। थर्ड कैसे आया? ये -1, ये -1, ठीक है ना। ब्रोमीन 2 है तो -2 हो गया। -3 को उदासीन करने के लिए क्रोमियम पर +3 चार्ज होना ही चाहिए। आइए इसका, ये परीक्षा में आएगा, कितने % आएगा गुरुजी? 100% आएगा। ये भी संकुल, ये भी संकुल, संकुल धनायन और संकुल ऋणायन दोनों प्रेजेंट हो तो क्या करते हैं? संकुल ऋणायन की धातु के नाम के अंत में 8 लगाते हैं, और संकुल धनायन की धातु का नाम सरल लिखते हैं। तो हम यहां लिखते हैं, इसका नाम बोलूं मैं, तो डाईएमीन सिल्वर, ऑक्सीकरण अवस्था का जुगाड़ बाद में कर लेंगे, या डाईसाइनो अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। अब संकुलन ऑक्सीकरण अवस्था सॉरी, तो यह -2 है, ये 0 है। इस -2 को उदासीन करने के लिए इस पर +1 और इस पर भी +1 होना चाहिए, तो इस पर नेट चार्ज बनेगा +1 और इस पर नेट चार्ज बनेगा -1। ठीक है ना, क्योंकि इस -2 को उदासीन करने के लिए दोनों पर प्लस होना आवश्यक है, इसलिए यहां भी लिखेंगे प्लस, यहां भी लिखेंगे प्लस। है ना, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, महत्वपूर्ण है ना, परीक्षा में आएगा तो पता चलेगा। अगला प्रश्न, कार्बिल एमीन अभिक्रिया लिखिए। अभिक्रिया लिखिएगा, अर्थ है मित्रों टिप्पणी लिखना। टिप्पणी लिखने का अर्थ है भाषा में लिखेंगे पहले, फिर लिखेंगे समीकरण। इसने यहां ये नहीं लिखा समीकरण लिखिए। यदि समीकरण लिखते हैं ना तो केवल रिएक्शन लिखते हैं, समीकरण नाम होता नहीं। यहां ध्यान देना, अब यहां यदि केवल समीकरण नाम होता तो मैं केवल इतना लिख देता, CH3NH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH, और ये गर्म किया और यहां लिख देता CH3NC प्लस KCl प्लस H2। लेकिन ना, ऐसा नहीं, शब्दों में लिखेंगे जब एलिफेटिक या प्राथमिक एरोमेटिक एमीन की क्रिया KOH की एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में या जलीय KOH की उपस्थिति में, कैसा भी लिखें, कुछ नहीं लिखे तो भी चल जाएगा। क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड या एरिल आइसोसाइनाइड बनता है, या कार्बिल एमीन बनता है, जो एक दुर्गंध युक्त पदार्थ है,
इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन या आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। एनिलीन अमोनिया से कम क्षारीय है, ध्यान देंगे। ये आपका एनिलीन है, नाइट्रोजन पर लॉन पेयर। यह आपका अमोनिया है, नाइट्रोजन पर लॉन पेयर। अब मैं समझा रहा हूं, आपको पता सब है। जो H+ को आसानी से ग्रहण कर ले, आसानी से ग्रहण करे, या यूं बोलूं जो अपना लॉन इलेक्ट्रॉन पेयर, जो अपना लॉन इलेक्ट्रॉन पेयर H+ को आसानी से दे दे, आसानी से दे देवे, तो वह प्रबल क्षार होता है। वह कैसा होता है? प्रबल क्षार। और आसानी से नहीं देवे तो दुर्बल क्षार होता है। ठीक है, यहां हाइड्रोजन का कोई प्रभाव नहीं है, न प्लस आई है न माइनस आई है, न प्लस आर है न माइनस आर है। इसलिए ये वाला अमोनिया का नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर H+ को इजीली दे सकता है, यानी नाइट्रोजन अपना लॉन इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से त्याग सकता है। बट यहां ये लॉन पेयर वलय के साथ अनुनाद में आ जाता है, ये इसका -R प्रभाव कहलाता है। इस अनुनाद की वजह से इसकी शकल, इसकी संरचना ऐसी हो जाती है। अब नाइट्रोजन पर लॉन पेयर नहीं है, लॉन पेयर घूमने चला गया बेंजीन वलय पर, इसलिए ये वाला अपना लॉन पेयर आसानी से H+ को उपलब्ध नहीं करवा सकता। इसी कारण अमोनिया से एनिलीन दुर्बल क्षार होता है। लीजिए अगला प्रश्न, कॉट्रेल धूम अवक्षेपक का चित्र बनाइए। बहुत सरल चित्र है। ऐसा एक डब्बा बना लीजिए जो फैक्ट्रियों के ऊपर लगा रहता है धुएं को कार्बन रहित करने के लिए। हमारी बुक में ये दे रखा है, इस तरह से एक इलेक्ट्रोड लगा दीजिए। ये इलेक्ट्रोड आप करते तो अलग कलर से भी कर सकते थे। यहां से धुआं आता है कार्बन युक्त और इससे टकराता है, क्योंकि धुआं ऋणावेशित कार्बन कोलाइड कण है, तो इससे टकराकर उदासीन होकर नीचे गिर जाता है और यहां कार्बन रहित धुआं बाहर निकलता है। फैक्ट्री की चिमनी से निकलने वाले धुएं में प्रदूषक कण नहीं होते हैं। यह व्यवस्था, ये चित्र कॉट्रेल अवक्षेपक है। क्या ये कॉट्रेल धूम्र अवक्षेपक है? अवक्षेपक क्यों है? क्योंकि यह धुआं इस इलेक्ट्रोड से न्यूट्रलाइज्ड होकर, क्योंकि धुआं एक कोलाइडिक विलयन होता है, आवेशित होता है, इसलिए विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड से उदासीन होकर, निरावेशित होकर के गिर जाता है। तो कार्बन के कण यहीं रह जाते हैं, केवल गैसें बाहर निकलती है, प्रदूषण कम करती है। बहुअणुक और वृहद अणुक कोलिड में क्या अंतर है? इनके उदाहरण भी लिखिए। आइए प्यारे बच्चों, बहुअणुक और वृहद अणुक, ध्यान देना। बहुअणुक का मतलब है प्यारे बच्चों, छोटे छोटे कण युक्त यौगिक, या उनको क्या कहें, परिक्षिप्त अवस्था या परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त अवस्था। परिक्षेपण माध्यम में आपस में जुड़कर या क्रिया द्वारा कोलाइडी आकार के कण बना लेते हैं। कोलाइडी आकार के कण बना लेते, छोटे मिलकर बड़ा बनाते। तो ऐसे कोलाइड बहुअणुक कोलाइड कहलाते हैं। उदाहरण, सल्फर का कोलाइडी विलयन या कोलाइड, स्वर्ण के कोलाइड, सिल्वर के कोलाइड, कॉपर के कोलाइड, धातु के कोलाइड। आगे आते हैं वृहद अणुक। बड़े आकार के पदार्थ
या कण उचित विलायक यानी परिक्षेपण माध्यम की उपस्थिति में कोलाइडी परास के कणों में टूट जाते हैं। कोलाइडी परास के कणों में टूट जाते हैं। इन कोलाइडों को वृहद आणविक कोलाइड कहते हैं। एग्जाम्पल पूछा है, बता देंगे। एग्जाम्पल सेलुलोस, प्रोटीन, स्टार्च वगैरह वगैरह। अगला प्रश्न, दूध किस प्रकार का इमल्सन या पायस है? तो दूध जल में तेल, जल में तेल, या लिखें ऑयल इन वाटर प्रकार का, O/W प्रकार का इमल्सन है। आगे बता दूं, इसमें वसा तेल के रूप में है, वसा के कण पानी में निलंबित डूबे रहते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। ब्रीडिंग आर्क विधि का नामांकित चित्र बनाइए। बिल्कुल सर, धातुओं के कोलाइड सॉल्व बनाने की ये एक भौतिक विधि है। इसमें जिस धातु के कोलाइड बनाने हैं उसके इलेक्ट्रोड लेते हैं और उच्च विभव प्रवाहित करवाते हैं। उच्च वोल्टता के कारण इनके मध्य आर्क उत्पन्न होता है और इसे ठंडे पानी में डुबोकर रखते हैं। इसके चारों ओर पानी को शीतलता प्रदान करने के लिए, ठंडा रखने के लिए बर्फ, आइस क्यूब भर लेते हैं। ठीक है, स्थायी कारक के रूप में KOH रखते हैं। तो ये KOH प्लस जल हो गया, ये हो गया आर्क। अधिक ऊष्मा के कारण धातु वाष्पित होती है और वाष्प के कण कोलाइड आकार के कणों के रूप में इसमें ठंडे जल में संघनित होकर के धातु के कोलाइड बनाते हैं। ब्रीडिंग आर्क विधि। भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में दो अंतर लीजिए। एक तरफ भौतिक अधिशोषण, एक तरफ रासायनिक अधिशोषण। यह भौतिक बलों या दुर्बल वान डेर वाल्स बलों के कारण होता है। ये रासायनिक बलों या रासायनिक बंध, आयनिक और सहसंयोजक बंध के कारण होता है। ये उत्क्रमणीय होता है और ये एक बार हो गया तो हो गया, अनुत्क्रमणीय होता है। इसकी सक्रियण ऊर्जा 20 किलो जूल पर मोल होती है, इसकी 80 से 240 किलो जूल पर होती है। ओके, इस प्रकार से लिख सकते हैं। स्कंदन किसे कहते हैं? स्कंदन किसे कहते हैं? उचित विद्युत अपघटय या परिक्षेपण माध्यम, विद्युत अपघटय द्वारा कोलाइड का स्कंदन, कोलाइड का अवक्षेपण या जमना स्कंदन कहलाता है। या ऐसा भी कहते हैं, निश्चित आवेश वाले कोलाइडी कणों का विपरीत आवेश वाले विद्युत अपघटय द्वारा जम जाना, अवक्षिप्त होना स्कंदन कहलाता है। आइए जी, अगला प्रश्न। निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण करो। अभिक्रिया इन्होंने लिखी नहीं है, पूर्ण करेंगे। दूसरा पोर्शन है ये। एक अणुक नाभिक स्नेही अभिक्रिया SN1 तथा द्विअणुक नाभिक स्नेही अभिक्रिया SN2 में दो अंतर बताइए। पहला अंतर, यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बल गति के पालन करती है, ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में होती है, दो चरणों में संपन्न होती है, मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनता है और यह अभिक्रिया देने वाले एल्किल हैलाइडों की क्रम ये होता है। इसका उल्टा, ये द्वितीय कोटि की बल गति का पालन करती है। अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। मध्यवर्ती नहीं बनता है, एक पद में संपन्न हो जाती है। यहाँ पर प्रतिलोमन होता है, यहाँ रेशिमीकरण होता है। आपको चार अंतर लिखने, मैंने 5 बता दिए। निम्न अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए। फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया, जब एल्किल हैलाइड X बराबर Br या Cl की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में करवाते हैं तो आयोडो एल्केन या एल्किल आयोडाइड बनते हैं। सोडियम क्लोराइड या ब्रोमाइड अवक्षेपित हो जाते हैं। यह फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया कहलाती है। वुड्स अभिक्रिया, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया
ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराई जाती है तो दुगुने कार्बन वाला सम कार्बन संख्या वाला एल्केन बनता है। इसे वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। हो गया ना। अब आर के स्थान पर आप मर्जी का एल्किल समूह ले सकते हैं। इस प्रकार से ये हमारा अंतिम प्रश्न, बेंजोइक क्लोराइड और वाइनिक क्लोराइड के संरचना सूत्र लिखिए। ये आपका बेंजोइक क्लोराइड CH2Cl, ये आपका वाइनिलिक क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CHCl। हैलोजन से जुड़े कार्बन का संकरण या हैलोजन से जुड़े कार्बन का संकरण sp3 हो जाएगा, या हैलोजन से जुड़े कार्बन का संकरण sp2 हो जाएगा, क्योंकि वहां डबल बॉन्ड है। निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। स्वार्ट्ज अभिक्रिया, तो एल्किल हैलाइड की क्रिया जब किसी धात्विक फ्लोराइड के साथ करवाते हैं, उचित उत्प्रेरक की उपस्थिति में एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो धात्विक फ्लोराइड बनता है। या X बराबर ClBr हो सकता है, ठीक है ना। और बनता है ये वाला, और ये बनता है AgX। यहाँ Ag आपके स्थान पर हम मर्क्यूरस फ्लोराइड दे सकते हैं, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड दे सकते हैं, और कुछ भी ले सकते हैं। ये स्वार्ट्ज अभिक्रिया। सैंडमायर अभिक्रिया क्या है? बहुत सरल अभिक्रिया है। जब प्राथमिक एरोमेटिक एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ, या लिख दूं मैं ठोस NaNO2 और ठंडे और शांत HCl के साथ करवाते हैं 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया HBr के साथ CuBr2 की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो ब्रोमोबेंजीन CuCl2 की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो क्लोरोबेंजीन बनती है। इसे सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार प्यारे मित्रों, मेरा प्री बोर्ड का पहला पेपर यहाँ हल सरल हो जाता है। 50% प्रश्न इसमें से आएंगे, और शेष 50% प्रश्न सेकंड पेपर जो सोल्व करूंगा उसमें से आएंगे। वो वीडियो देखने से पहले दिमाग को ठंडा कीजिए, तसल्ली रखिए कि नंबर खूब आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।